अब सिंकिंग फंड क्या है? एक मतलब कि ग्रॉस रेंट जो होगा ना, उसमें से एक अमाउंट ऑफ मनी जो होगा हमने अलग करना है। मतलब देखो हमारे पास जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, आप क्या करते हो कि इसमें आपने लोगों को रखा हुआ है, मतलब वो रेंट देते हैं आपको और वो रहते हैं वहां पे, और इसी से आपके पैसे आते हैं। सपोज कि मंथली आपको 50,000 जो रुपीज है वो आपको मिलते हैं, और यही आपकी नेट मतलब सोर्स है इनकम का, और इसी के थ्रू आपका काम चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइफ जो है, इस प्रॉपर्टी की जो लाइफ है, सपोज इसकी लाइफ है 50 years। अब 50 साल के बाद क्या होगा? ठीक है, 50 साल के बाद ये बिल्डिंग जो होगी ये पूरी की तरह खराब हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, और मतलब इसकी लाइफ ही ओवर होगी। फिर उसके बाद हो सकता है आपको तोड़नी ही पड़ जाए ये बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास कोई भी सोर्स नहीं होगा इनकम का, आपके पास मतलब कुछ भी नहीं होगा, और आप कैसे आप रहोगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर साल आप इसमें से जो आपके पास इनकम आ रही है ना, इस इनकम में से अब कुछ अमाउंट ऑफ मनी अलग रख लोगे, ठीक है, कुछ भी आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अलग रखोगी, सेपरेटली उसको रखते जाओगे और उसको जमा करते जाओगे, ठीक है। उसे एकदम जमा करके आपको रखते जाना, और तब तक मतलब उसे कलेक्ट करके रखना है, मतलब उसको लाइफ लॉन्ग तब तक कलेक्ट करना है जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं आ जाता कि आप एक बिल्डिंग सेम टू सेम ऐसी एक बिल्डिंग, जब ये इसकी लाइफ ओवर हो जाएगी उसके बाद आप इतनी इसके जैसी एक और बिल्डिंग आप तैयार कर सको, इतना पैसा आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और वो कलेक्ट करके साइड पे रखते जाना है, जिसे हम आउटगोइंग्स में इंक्लूड करेंगे, जिसे हम कहेंगे सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड मतलब कि डूबती हुई कोई चीज होती है जिसको हम सिंकिंग बोलते हैं, तो इसका नाम सिंकिंग फंड इसलिए रखा गया है कि आपके जो ये बिल्डिंग है धीरे धीरे विद टाइम ये खराब हो जाएगी, तो मतलब कि इस बिल्डिंग के खराब होने तक जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद उसी पैसे से हम नई बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, और इसके जैसी उसी को वो उस फंड को बोलेंगे हम सिंकिंग फंड, ठीक है। इसको भी हम आउटगोइंग्स में इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद आती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है? Capitalized value of a property is the amount of money whose annual interest at the highest prevailing rate of interest will be equal to net income from the property। इस सेंटेंस को हम थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं, ठीक है। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट। एक हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट पे, एक ऐसी वैल्यू जिसके हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट पे हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो नेट इनकम होगी प्रॉपर्टी की वो इंटरेस्ट के बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज ये है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ साथ में। हमारे पास सपोज इंटरेस्ट जो है, हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट जो है इंटरेस्ट का, सपोज वो है 5%, ठीक है, 5% का हाईएस्ट रेट है, और ये किसके बराबर है? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होगा नेट इनकम के बराबर, ठीक है। नेट इनकम के बराबर आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, यही बोली जा रही है स्टेटमेंट में, तो यही बोला जा रहा है। अब जो इंटरेस्ट है और नेट इनकम भी हम मान लेते हैं कि सपोज हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी नेट इनकम हमारे पास है 1 लाख, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 1 लाख की हमारे पास प्रॉपर्टी की नेट इनकम है, और इंटरेस्ट हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट है 5%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी हम ये निकालेंगे, फॉर्मूला भी साथ में निकालेंगे, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट है हमारे पास, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है PRT अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। अब ये PRT क्या है? P है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय R क्या है? रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने, जितने अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। और फिर आता है टाइम फॉर टी फॉर टाइम, और यहाँ पे 100 से इसलिए डिवाइड कर दिया, अगर रेट जो है वो परसेंटेज में होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट 5% है, तो इसको रेट को हम 5/100 करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये आ गया PRT अपॉन 100, ठीक है। इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, PRT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू हमारे पास जो नेट इनकम है, इसको हमने लिख दिया नेट इनकम NI,
ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्रिंसिपल है ये वही अमाउंट है जो हम अगर रखती हैं उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। इसकी जगह हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हो जाएगी हमारी जो इंटरेस्ट की रेट है, अभी के लिए मैं इसको आर ही लिख रही हूँ, स्मॉल आर लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। और टाइम यहाँ पे कितना है? प्रिवेलिंग रेट हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट, मतलब कि यहाँ पे जो टाइम है वो एनुअली है तो ईयर के हिसाब से वो 1 ईयर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू NI नेट इनकम, ठीक है। तो यहाँ से CV की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R, मतलब कि रेट, इसको मैं रेट ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू की जो होगी वो आएगी। अब अगर हम इस जो हमारे पास हमने कंडीशन ली थी, इंटरेस्ट हमने ले लिया हुआ है, नेट इनकम की वैल्यू हमने ले रखी है, ये वाली नेट इनकम की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसके लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, वो जाएगी हमारे पास 1 लाख, ठीक है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब ये 5 के साथ ऊपर 100 हमने लिख दिया हुआ, तो 5 से 100 डिवाइड करने की नीचे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया 20 लैक्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया 20 लाख। अब इसके बाद आता है ईयर परचेज। ईयर परचेज क्या है? ईयर परचेज इज डिफाइंड एज द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड in order to receive an annuity of 1 rupee 1 at certain rate of interest। कोई सर्टेन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट पे हमें रेट नहीं पता है, उस रेट पे जब हम एक कैपिटल सम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें हर साल एनुइटी जो है वो 1 रुपी मिलती है, तो वो ईयर परचेज हो जाएगा कैपिटल सम जो हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इंटरेस्ट जो है उसका रेट हमें नहीं पता है, हमें एनुइटी 1 मिल रही है, मतलब कि हमें इंटरेस्ट जो है वो 1 रुपीज मिल रहा है, ₹1 हमें हर साल मिलेगा, ठीक है। और हमारा जो ईयर परचेज है, ईयर परचेज वो कैपिटल सम जो कि हमने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ईयर परचेज प्रिंसिपल, ठीक है। जो हमने इन्वेस्ट करा है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, तो वो आ जाएगा ईयर परचेज, ठीक है। अब रेट जो है वो हमें नहीं पता है, तो इसको यहाँ पे R लिख देते हैं। ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 टाइम पीरियड जो होगा 1 ईयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से हमारा ईयर परचेज जो होगा वो आ जाएगा 100 अपॉन R, मतलब कि 100 अपॉन रेट, ठीक है, जो हमारी रेट जो है, जिस रेट पे हमें इंटरेस्ट जो है मिलेगा। अब रेट जो है उसको हमने 100 अपॉन R लिख दिया, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन I जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास ईयरली परचेज का फॉर्मूला होता है, ईयर परचेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो ईयर परचेज का फॉर्मूला है यहाँ पे 100 अपॉन R, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें CV की वैल्यू में नेट इनकम के साथ 100 अपॉन R दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे नेट इनकम इनटू ईयर परचेज हम लिख सकते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज, ठीक है। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसकी यूटिलिटी पीरियड उसका बहुत कम है, ठीक है। अब वो जब तक यूटिलिटी पीरियड एंड होगा, जैसे वो एंड हो जाएगा उस टाइम के बाद हो सकता है कि जैसे हम सिंकिंग फंड में डिस्कस करते थे कि यूटिलिटी पीरियड के बाद आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी, उस प्रॉपर्टी से ही आपको नेट इनकम वगैरह मिल रही थी, और मतलब कि उसके सिवाय आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का जैसे ही यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, आपकी इनकम भी खत्म हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी नहीं, मतलब आपका जो कैपिटल होगा
होगा, इनकम भी गई आपके हाथ से, आपका कैपिटल भी गया, ठीक है, यूटिलिटी पीरियड होने के बाद। अब जो पैसा भी गया और वो हमारे पास प्रॉपर्टी भी गई, उसको उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जो ईयर परचेज है ना, उसको हमें रिड्यूस करना होगा थोड़ा। ईयर परचेज को हम इस तरीके से रिड्यूस करेंगे इन सच वे दैट द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी विल प्रोवाइड बोथ फॉर द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कैपिटल भी हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा ईयर परचेज को अगर हम इस तरीके से हमें डिडक्ट करना है कि उससे हमें कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा निकल जाए, एंड फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द सिंकिंग फंड टू रिप्लेस द कैपिटल, और सिंकिंग फंड भी धीरे धीरे हमारा इकट्ठा होता जाए। इस तरीके से हमने ईयर परचेज को थोड़ा रिड्यूस करना। अब ईयर परचेज को रिड्यूस करना मतलब ईयर परचेज की जो फॉर्मूला है वो है 1/i, आई डेसिमल्स में है, नहीं तो अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हम 100/r लिख सकते हैं, ठीक है, यही आर आई इज इक्वल्स टू r/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, हमें यहाँ पे इसके फॉर्मूला को रिड्यूस करना है, सिंकिंग फंड जो है उसके बराबर, मतलब उसकी भी वैल्यू इसमें से निकालनी है, तो इसको हम लिख देंगे 1/i + s। एस यहाँ पे क्या है, सिंकिंग फंड टू रिप्लेस ₹1 जो होगा, ₹1 एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, ठीक है। सिंकिंग फंड की वैल्यू भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी, जो हमारा इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के रेट भी हमने डिवाइड कर दिया, और उसके साथ सिंकिंग फंड जो हमें मतलब बार बार देते जाना है इंस्टॉलमेंट उसकी, उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया, हमें मिल गया ईयर परचेज। ये ईयर परचेज का फॉर्मूला हो गया। अब हम जान लेते हैं कि सिंकिंग फंड को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। सिंकिंग फंड को हम कैलकुलेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा ऑन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ ओल्डर मटेरियल। लाइफ ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करेगा और स्क्रैप वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि कॉस्ट ऑफ लैंड सिंकिंग फंड में इंक्लूड नहीं करेगी, क्योंकि लाइफ खत्म हो गई प्रॉपर्टी की, उसके बाद भी जो लैंड है ना वो वैसी की वैसी रहेगी। प्रॉपर्टी खराब जरूर हो जाती है लेकिन लैंड वैसी रहती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म होगी, लैंड की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है, मतलब वही मतलब ज्यादा हो जाती है उल्टा, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा। अब इसके बाद आती है द सिंकिंग फंड में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लोन वगैरह की पेमेंट के लिए भी हम सिंकिंग फंड जो है वो अलग से इकट्ठा करके रख सकते हैं। इफ अ प्रॉपर्टी इज ओन्ड और कंस्ट्रक्टेड by taking loan, a sinking fund may be created by setting aside a sum of money annually to accumulate with compound interest in order to repay the debit। मतलब कि जितना हमने लिया हुआ है, जितना भी हमने पैसा लिया है लोन के तौर पे, उसके लिए हर साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखते जाएंगे साइड पे, ताकि हम सारा का सारा लोन जो है वो रिटर्न कर सके। उसको भी हम सिंकिंग फंड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब लोन के लिए भी हम सिंकिंग फंड जो है अलग से बना सकते हैं। द अमाउंट दैट इज सेट असाइड एनुअली, जो हमने अमाउंट रखा है अलग से, उसे बोला जाएगा एनुइटी पेमेंट, ठीक है। द अमाउंट विच विल बी सेट असाइड मे ऑल्सो बी पेड डायरेक्टली टू द, जिससे हमने लेंडर जिनसे लिया है उसको डायरेक्टली हम पे कर सकते हैं बाय वेज ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, इसका फॉर्मूला क्या है एनुअल इंस्टॉलमेंट का सिंकिंग फंड की, ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू SI/1 + I इसकी पावर में n -1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हमारे पास जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी सिंकिंग फंड की, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एस क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड, जितना हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। दूसरा एन यहाँ पे है नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको आप टी भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट द सिंकिंग फंड। आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स, डेसिमल्स में जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन जो है वो रीपे कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे पास सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट आ रही है रेट, ठीक है। आई हो जाएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट, जिसका हमने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है जिसकी हेल्प से हम सिंकिंग फंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।